हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है पॉलिटी का टॉपिक है मेकिंग ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हमारे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे उसको बनाने के लिए। इसका जो मेन मोटिव था, पीछे जिसका हाथ था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो कि फॉर्मेड हुई थी 1946 के अंदर। बट जब बात करें हम 1858 के अंदर थ्रू ब्रिटिशर्स के द्वारा ऑलरेडी बात करी जा चुकी थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इंडिया के, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ एक्ट्स वगैरह निकाले थे, लाइक अ गवर्नमेंट एक्ट 58, इंडियन काउंसिल एक्ट 61, इंडियन काउंसिल एक्ट 92, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये सब कुछ ऐसे पार्ट्स निकाले थे इन्होंने जिसमें कि इंडिया का कोई रोल नहीं था और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी नहीं निकाले थे। इन्होंने अपना बेनिफिट्स अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे निकाले थे। इंडिया का ना इंटरेस्ट देखा और ना इनका पार्टिसिपेशन इस एक्ट्स के अंदर रखा। तो इनको देख इन भारतीयों ने ये सोचा कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप बनाएंगे। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में, जो कि मोतीलाल नेहरू द्वारा लेके आए थे, फर्स्ट अटेम्प्ट किया उन्होंने इंडिया का ड्राफ्ट करने के, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो जिसको हम नेहरू रिपोर्ट और स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। देन हम 1934 में क्या होता है, एम एन रॉय जो है वो एक आइडिया देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिठाने का, ठीक है। तो उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट लेके आए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। 34 में एम एन रॉय ने, जो एम एन रॉय कौन थे, वो एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के मेंबर थे, ठीक है, लीडर थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम बनाएंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने डिमांड रखी थी 1935 के अंदर कि हमारे को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही ऑफिशियल डिमांड रखती थी, ठीक है। इसके तहत देखते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक एक्ट और निकाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके अंदर इधर भी इंडिया को निराशा ही मिली, कोई इनका बेनिफिट नहीं देखा गया, कोई कुछ नहीं। हालांकि जबकि ये बाद में जाके एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बट उस टाइम पे इंडिया का इसमें भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। मतलब अपने बेनिफिट्स के लिए इन्होंने किया। देन 1940 में क्या होता है, डिमांड रखते हैं कि कहते हैं उस टाइम पे 1940s में चल रहे होते हैं, वर्ल्ड वॉर भी चल रही होती है और ब्रिटेन में गवर्नमेंट चेंज हुई होती है। तो क्या होता है 1940 में जो वर्ल्ड वॉर चल रही है उसमें ब्रिटेन और जर्मनी की लड़ाई हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, जर्मनी जो है वो ब्रिटिशर्स को बहुत गंदे तरीके से हरा रही है, मीन्स उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है इस वॉर के अंदर। इनका इंटरनल डिस्टर्बेंस, सोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हमारे सैनिक भी कम हो रहे हैं तो हम इंडिया वालों को बना लेंगे सैनिक। इन्होंने क्या कहा, हम आपकी डिमांड मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आप खुद बनाइए, इन्होंने ये कहा ब्रिटिशर्स ने। बट 1940 के तहत इन्होंने एक कहा, अगस्त ऑफर लेके आए 1940 का, जो कि 8 अगस्त 1940 में आया था, अगस्त ऑफर के नाम से फेमस है। इन्होंने कहा कि अगर आप हमारे वॉर में साथ दोगे तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आज़ाद, मतलब फ्री कर देंगे, आप अपने आप बना सकते हैं, ये बोला। उस टाइम जो वाइस रॉय थे वो लॉर्ड लिलिंग दो थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि आप हमारे वॉर के अंदर पार्टिसिपेशन करोगे, कि हमारे साथ लड़ोगे उनके लिए, उनके खिलाफ, तो हम आपके लिए जो बात होएगी आपकी, हम वो पूरी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, डोमिनेंस स्टेटस लाना है, ये सब चीज़ें। इंडिया वालों ने मना कर दिया। अब बात आती है, कांग्रेस ने मना कर दिया, ये जब चीज़ हुई कि फिर गांधी जी आते, गांधी जी कहते हैं इनकी ये बातें हैं, कुछ नहीं करेंगे। अब इन्होंने डिमांड रखी, गांधी जी ने और इनके लोगों ने, कि हमारे को एक फुल इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए आप लोगों से, ठीक है। तो गांधी जी ने इस तहत 1940 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, जिसका स्लोगन भी है डू और डाई, या तो मरो करो या तो मरो। ये चीज़ उन्होंने गांधी जी ने बोली और क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। क्यों? क्योंकि अब इन लोगों को ट्रस्ट नहीं रहा ब्रिटिशर्स के ऊपर। इन्होंने कहा कि हमारा ही पार्टिसिपेशन भी ले लेंगे, हमारा साथ ले लें और बाद में हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने नहीं था, फिर क्या करेंगे हम। तो इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर ये जो था अगस्त ऑफर फेल हो गया। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन का काम क्या होता है, अगस्त ऑफर को ही प्रमोट करने आता है, ठीक है, फॉर्मलाइज करता है अगस्त ऑफर को ही क्रिप्स मिशन। अब लीडर जो थे इसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। इनका प्रपोजल क्या था, इनका प्रपोजल ये था कि इंडिया वॉज टू बी अ गिवन डोमिनेंस स्टेटस, इनको डोमिनेंस स्टेटस मिलेगा। डोमिनेंस स्टेटस का मतलब क्या होता है, डोमिनेंस स्टेटस का मतलब आप अपना इंटरनल जो कंट्री की चीज़ें हो रही हैं वो आपके हाथ में है, बट जो आपके ऊपर भी है वो क्राउन रूल चलेगा, ठीक है। क्राउन रूल होएगा बट आप इंटरनल कंट्रीज अपने आप देखोगे, अपनी सिचुएशन, अपने मेरिट्स डिमेरिट्स अपने आप देखोगे जो कंट्री के अंदर हो रहा है, ठीक है। देयर शुड बी अ वन
इंडियन यूनियन कंपैरिजन ऑफ प्रोविंस ऑफ इंडियन स्टेट, और एक कहा कि एक प्रोविंस बनाया जाएगा इंडियन स्टेट को, ये चीज़ों की डिमांड रखी गई, ठीक है। बट अब इसमें बात आती है, मुस्लिम लीग ने मना कर दिया इस चीज़ को भी। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमारे को एक अलग स्टेट चाहिए, अलग कंट्री चाहिए अपनी, हमें इंडिया वालों के साथ नहीं रहना, ठीक है। मुस्लिम लीग की अलग होनी चाहिए, ये जिन्होंने इन्होंने आवाज़ उठाई। तो इस टाइम पर मुस्लिम लीग ने मना कर दिया, तो क्रिप्स मिशन जो था वो भी फेल हो गया था, ठीक है। फिर क्रिप्स मिशन फेल हुआ। 1946 के अंदर क्या होता है, 1946 में अब कैबिनेट मिशन आता है। अब इससे पहले 1945 में, जब तक कि हमारी वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी, ब्रिटिशर्स और जर्मनी, हालांकि जबकि ब्रिटिशर जीत भी गए थे, उस टाइम में क्या हुआ था, ब्रिटिशर जीत गए थे बट उनके रिसोर्सेज खत्म हो गए थे, इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा उठ चुकी थी, और किसी पे अपना कॉलोनियल रूल क्या दिखाते, वो अपनी कंट्री को नहीं संभाल पा रहे थे। तो उन्होंने कहा, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कहा, अब इंडिया को आज़ाद कर दो, हमें अपनी कंट्री को संवारने की ज़रूरत है, ना कि उनकी, ठीक है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन लेके आते हैं, 3 मेंबर ये लेके आते हैं, जिसमें हम याद कर सकते हैं इसको स्पार्क के थ्रू, ठीक है। एस से हमारा सरफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा, जो कि क्रिप्स मिशन में भी आए थे। पी से हमारा पैथिक लॉरेंस, और ए से हमारा एवी अलेक्जेंडर हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया को अचीव करनी है इंडिपेंडेंस, जल्दी से जल्दी इनको इंडिपेंडेंस देनी है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने सेट करनी है, ठीक है, ये था। तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एक इलेक्शन के थ्रू, इसमें इलेक्शन की बात रखी गई थी कि मुस्लिम लीग भी इसमें एग्री हो गई थी, ठीक है। कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना सकती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और मुस्लिम लीग के लिए भी इन्होंने एक फेवर दिया कि इलेक्शन के थ्रू हम रखेंगे, इलेक्शन होने चाहिए और उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगा। अब मुस्लिम लीग कैसे मानी, मुस्लिम लीग इसलिए मानी, कहती कि क्या पता इलेक्शन हो और हमारी जो वोट्स हैं वो जीत जाए, तो हमारी मेजॉरिटी ज़्यादा हो जाए, क्या पता हमारा ही शासन चले यहाँ पर, तो फिर तो बेनिफिट होएगा हमारे लिए। तो तब इनके बीच में इलेक्शन रखे गए। अब बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन असेंबली। टोटल स्ट्रेंथ जो थी इसमें 389 मेंबर्स की थी, जिसमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर थे, और 93 सीट जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स की थी। 389 मेंबर्स जो थे, जिसमें ब्रिटिश इंडिया जो 296 थे, इसके अंदर जो सीट्स एलोकेटेड थी वो थी 3 कम्युनिटीज़ के अंदर, सिख, मुस्लिम और जनरल के बीच में, ये तीनों के अंदर बात रखी गई थी। मीन जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर है 3 कम्युनिटीज़ को डिवाइड किया गया, सिख, मुस्लिम और जनरल के बीच में, और 93 प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है। अब जो इलेक्शन होते हैं वो 296 की सीट्स पर होते हैं। 93 सीट प्रिंसली स्टेट्स तो मनाही कर देती है, कहती है कि हमें इलेक्शन लड़ने ही नहीं है, हमें नहीं आना, हमारे को एक नॉमिनेशन के थ्रू रखो, ठीक है, वो चीज़ रखते हैं। तो 296 के अंदर इनके इलेक्शन, 296 की सीट पर इलेक्शन होते हैं। 292 प्रोविंस जो कि स्टेट के थ्रू लड़ रही हो, 292 स्टेट्स की सीट्स होती हैं, और 4 जो है वो यूटी की सीट होती है। उस टाइम पे जो 4 यूटी की सीट्स थी वो दिल्ली, अजमेर, कौर्ग और बलूचिस्तान की यूटी हुआ करती थी, ठीक है। तो अब इलेक्शन जो है वो जुलाई अगस्त 1946 में हेल्ड होते हैं। अब क्या होता है, 296 के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं, 296 के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं। अब देखो इसमें 208 सीट जो हैं वो आईएनसी की है, 73 मुस्लिम लीग जीतती है, और 15 और कोई जीतता है, ठीक है। अब मेजॉरिटी किसकी है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेजॉरिटी, तो ये जीत जाते हैं। 73 मुस्लिम लीग की होती है। भी कहते हैं हमारे को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली छोड़नी है, अब हमारी डिफरेंट कंट्री की डिमांड है कि हमारे को अलग कंट्री चाहिए, हमारे को ये नहीं चाहिए, ठीक है। अब मेजॉरिटी जीत गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गई है, 15 अदर्स के पास होती है। अब जो हमारी गवर्नमेंट बनती है फिर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू बनती है। अब आगे उसका प्रोसेस क्या होता है वो देखने से पहले ये देखते हैं टोटल वुमेन्स कितनी थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, 15 वुमेन थी, ठीक है। अब बात करेंगे वर्किंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब हमारे इलेक्शन तो हो गए, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम क्या था वो देखने के लिए 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग होती है, जो कि नेशनल लाइब्रेरी के बीच में होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जिसमें मेडन स्पीच मतलब पहली स्पीच जो है वो जेपी कृपलानी ने दी होती है। और इसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट टेम्परेरी माना जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, ठीक है। और एक बात और, सिटी ऑफ लिटरेचर जो है वो कोझिकोड़ा केरला को बोला जाता है, नेशनल लाइब्रेरी से रिलेटेड है, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं 208 टोटल मेंबर्स होते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, कहीं कहीं 211 भी दे रखे हैं, बट एग्जाम परस्पेक्टिव से 208 मेंबर्स जो हैं वो सही है, ठीक है। ओके 11 दिसंबर 1946 के अंदर सेकंड मीटिंग होती है, जिसमें परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एच.सी. मुखर्जी होते हैं, और वी.टी. कृष्णामाचारी भी होते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो है, जो जिन्होंने बताया कि ये चीज़ें ऐसे होंगी, ऐसे करना है, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करना है, यहाँ से नहीं करना है, ये बी.एन. राव ने बताया, ठीक है। एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन, बी.एन. रॉय ने एडवाइस किया था, ठीक है।
ओके। फिर 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की डिमांड रखते हैं, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें एक तरह कह सकते हैं हम इंडेक्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स, जिसमें बात की गई थी फ्रीडम, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो आज के टाइम पे प्रियम्बल के नाम से फेमस है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बोला जाता है। ये किसने डिमांड रखी थी? 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड रखी थी, ठीक है। तो 22 जनवरी 1947 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास होता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए कि ठीक है हम रखेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 22 जुलाई 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अडॉप्ट करती है नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया जाता है 47 में 22 जुलाई को। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। अब सब कुछ हो गया, हमारे प्रेसिडेंट बन गए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन गए, एडवाइस बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का एडवाइज़र कौन है, आइडिया किसने दिया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होएगा, ये सब चीज़ें हो गई हमारी। अब बात आती है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। अब बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो कैसे कैसे बनेगा और कौन सी कम्युनिटी से बनेगा। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड या फिर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसको बी आर अम्बेडकर को दिया गया ये क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद जो कमेटी बैठी, यूनियन पावर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बैठी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, फंडामेंटल राइट्स, स्टीयरिंग कमेटी, ऑर्डर एंड बिजनेस कमेटी। यूनियन पावर जो कमेटी थी वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूट कमेटी या फंडामेंटल राइट्स की जो कमेटीज थी वो सरदार पटेल के पास थी। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। ऑर्डर और बिजनेस कमेटी जो थी वो के एम मुंशी के पास थी। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे, मतलब अलग अलग ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी है सेंटर में सपोज। अब इन्होंने अलग अलग एक मेंबर बना दी, ये यूनियन का है, ये स्टीयरिंग का है, ये फंडामेंटल राइट का है, ये ऑर्डर बिजनेस, ऐसे बिठा दिया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने कहा कि अब आपका काम है इसके ऊपर सर्च करो, आपका काम इसके ऊपर सर्च करो, आपका काम इसके ऊपर सर्च करो, और देन फिर ये सर्च करके लेके आएंगे इनके पास। तो ये जो लेके आएंगे उसके अंदर से चुनेंगे कि ये वाली चीज़ सही है, ये वाली चीज़ नहीं करनी, हमने ये वाली करनी है, इस तरीके से हम करेंगे। तो ये जो सेट रखा गया वो ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब बी आर अम्बेडकर के नीचे रखा गया, ठीक है, कि जो भी काम होएगा बी आर अम्बेडकर को ला के देंगे, हम वो डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ करनी है। तो इसलिए इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बात हो रही है ड्राफ्टिंग कमेटी की। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। 29 अगस्त 1947 के अंदर ये हेल्ड हुई थी, जिसका काम क्या था, एक ड्राफ्ट करना टेक्स्ट को, कि देखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के थ्रू कि कैसे प्रिपेयर किया जाए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उस तरीके से। तो इनिशियली ड्राफ्टिंग जो थी वो बी एन रॉय कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के तौर पर प्रिपेयर कर रहे थे, और चेक करने के लिए उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी बिठाई। ये चीज़ समझ आ गई। एंड इसमें 7 मेंबर थे, बी आर अम्बेडकर जो थे इसके हेड थे, और 7 के अलावा ऐसे एक क्वेश्चन आता है कि बी आर अम्बेडकर को छोड़कर कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो 6 मेंबर थे। और वो कौन से 6 मेंबर थे? एन गोपाल स्वामिनी, अलादीन कृष्णा स्वामिनी, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सुल्दा, एन माधव राव बी एल मित्तर के प्लेस पर आए थे। क्यों? क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो चुकी थी, इसलिए इनको बिठाया गया था। टी टी कृष्णमाचारी डी पी केतारी की जगह पे आए थे, क्यों? इनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। अब ये सब सारी कमेटीज़ वगैरह बैठ गई, अब हेड भी बैठ गए कमेटीज़ के, सब कुछ हो गया। अब बात क्या होएगी? अब बात होएगी कि 3 जून 1947 में माउंट बेटन प्लान आता है। माउंट बेटन प्लान के अंदर ये बोला गया था कि इनको अब आज़ादी मिल रही है, धीरे धीरे मिल रही है, ये चीज़ हो गई थी माउंट बेटन प्लान में। 296 जो थी वो ब्रिटिश इंडिया की सीट थी, 93 सीट जो थी वो प्रिंसली स्टेट, जब उस टाइम पर जो 562 प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। अभी 93 सीट्स के पास प्रिंसली स्टेट के पास जो था एक चॉइस थी कि आप इंडिया में आ जाओ, या फिर आप पाकिस्तान में आ जाओ, या फिर आप अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बना लो, ठीक है। ये 3 चॉइस थी, जिसमें से 562 प्रिंसली स्टेट में से 559 जो थी वो विदाउट एसेशन या एसेशन के साथ होती है, जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर का स्पेशल केस था, जूनागढ़ और हैदराबाद के अंदर आर्मी एसेशंस हुए थे, तो इस बेस पे हुआ था, पुलिस और आर्मी के एसेशंस हुए थे, इसमें इनको करवाया गया, ठीक है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इधर, इंडिया का मैप है ये। इंडिया जो आज़ाद होता है वो 15 अगस्त 1947 में होता है, जबकि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 में होता है। इधर आता था ईस्ट पाकिस्तान, जो कि 1971 में इंडिया के तहत फ्री करवाया गया। ये वाले पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान थे वेस्ट ईस्ट के नाम से, ठीक है। तो ये वाला जो पाकिस्तान था इस पे डोमिनेट कर रखा था, तो ये वाले पाकिस्तान की खुद की डिमांड हो गई कि ईस्ट पाकिस्तान की हमारी खुद की कंट्री होनी चाहिए, हमें नहीं जाना उधर। तो ऐसे भी कुछ लोग थे जो इंडिया में भी नहीं आना चाहते थे और ना वो पाकिस्तान में, तो उन्होंने अपनी वो चीज़ की। 1971 में इंडिया से की हेल्प से ये फ्री हुए, बांग्लादेश उनका नाम रखा गया फिर। अब बात करते कुछ इस तरीके से कि 15 अगस्त से पहले क्या चीज़ थी और 15 अगस्त से बाद में क्या चीज़ें हुई।
ठीक है। तो बिफोर एंड आफ्टर की बात करते हैं। 15 अगस्त से पहले की बात है, 1947 में 389 सीट्स के थी, जिसमें से 296 जो थी ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 प्रिंसली स्टेट थी। बट आफ्टर -19 जो 90 सीट्स थी वो किसके पास चलेगी? पाकिस्तान के पास चलेगी। 90 सीट जो थी वो पाकिस्तान के पास चलेगी। अब कितनी बचती है? 299 बचती है। अब 299 में से इंडियन प्रोविंस 229 थे और 70 प्रिंसली स्टेट थी। ये भी बहुत बड़ी बात है सरदार वल्लभ भाई पटेल की कि इन्होंने मतलब प्रिंसली स्टेट 93 में से 70 स्टेट जो है इंडिया के अंदर ले आए थे। ठीक है, हाफ से भी ज़्यादा है ये चीज़। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इनमें से 299 के अंदर से 284 लोगों ने इस पे कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए साइन किए थे। ठीक है, अब पहले क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी और लॉ जो कौन बनाता, ब्रिटिशर्स बनाते थे। बट ब्रिटिशर्स सब चले गए हैं, अब कौन बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, बट लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही बनाएगी। मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास अब दो काम हो गए, पहला काम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और दूसरा काम लॉज बनाना। पहले काम जो था कॉन्स्टिट्यूशन का बनाना वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में आया और लॉज जो है जेवी मलवंकर ने बनाए। मीन्स फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा के नाम से भी जानते हैं हम इन्हें, जेवी मलवंकर। 26 नवंबर 1949 के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनके तैयार हो चुका होता है। इसको कितने साल लगते हैं? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं। 47 से बनता आ रहा और 49 में जाके बनता है ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे इसको मनाया जाता है हर 26 नवंबर 1949 पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ था, तो हर 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं हर साल। ठीक है, देन बात करते हैं 26 जनवरी 1950 के अंदर जिसमें इम्प्लीमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं रहेगा, वो जो होता है वो मोनार्की वगैरह का सिस्टम होता है। बट रिपब्लिक का मतलब होता है कि अब राजा का जो बेटा है वो राजा नहीं रहेगा, कि हर कोई बंदा बन सकता है एक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज़। 26 जनवरी ही क्यों डेट ली थी हमने? 26 नवंबर को हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो हमने 26 जनवरी ही क्यों ली थी? क्यों? क्योंकि उस दिन 1930 में पूर्ण स्वराज डे मनाया जाता था। मीन्स पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, इसलिए इस डेट को याद रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज़ स्टार्ट की थी, पूर्ण स्वराज की, मतलब फुल इंडिपेंडेंस की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। और इसलिए इस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना इम्प्लीमेंट किया। अब बात करते हैं 24 जनवरी 1950 के अंदर, मतलब रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले की बात करते हैं। लास्ट मीटिंग रखी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जिसमें ये बोला जाता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और अडॉप्ट किया था हमने इस दिन नेशनल एंथम जो कि जन गण मन था, और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हमने इस दिन अपनाया था। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडिया की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ के अंदर वो मई 49 में, मतलब 1949 के अंदर इंडिया भी कॉमनवेल्थ के अंदर आ चुका था, मेंबरशिप क्रिएट कर चुका था। क्यों कॉमनवेल्थ का मतलब? कॉमनवेल्थ ये थी कि जो ब्रिटिशर्स ने जहाँ पर रूल किया है वो कॉमनवेल्थ के अंदर आएंगे, वो मेंबर्स बनेंगे। ठीक है, तो 1949 में इंडिया भी उसका हिस्सा बन चुका था। और फ्लैग हमने कब अडॉप्ट किया था? फ्लैग हमने 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया था, इंडिया का फ्लैग। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फैक्ट्स देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो साइन था 284 मेंबर्स के ने किया था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन। जो ये लिखा गया था वो प्रेम बिहारी नारायण राजदा के द्वारा लिखा गया था। डेकोरेटेड किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था और बाहुर राम मनोहर सिन्हा ने किया था। ये दोनों जो हैं वो शांति निकेतन से आए होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्जन जो है वो वसंत कृष्णा वैद्या ने किया था। और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो सिंबल है वो एलिफेंट का सिंबल क्रिएट किया गया था। इसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया था, कुल खर्चा कितना आया था इसके अंदर? अप्रॉक्स 64 लाख रुपीज़। और आज के टाइम पे बनाते मिलियन बिलियन चला जाता। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 64 लाख रुपीज़ आए थे। अब बात करते हैं हम कुछ इस तरीके से, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो चुका था तो उसके अंदर आर्टिकल्स, प्रियम्बल्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स कितने थे और आज कितने हैं? आर्टिकल्स 395 थे, पार्ट्स हमारे 22 थे, शेड्यूल 8 थे, प्रियम्बल हमारा 1 था। और आज के टाइम पे देखें तो 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं और प्रियम्बल हमारे पास 1 है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा ये कि 26 नवंबर 1949 में हमने अडॉप्ट तो कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को, बट 26 जन 1950 में हमने इम्प्लीमेंट किया। उसके तहत 2 महीने का डिफरेंस था। जो उसके तहत क्या हुआ? उसके तहत ये हुआ कि
16 आर्टिकल जो थे वो इम्प्लीमेंट कर चुके थे, जैसे कि सिटीजनशिप के ऊपर इलेक्शन कमीशन, या एक ऐसा आर्टिकल जो 15 आर्टिकल्स को देता है इम्प्लीमेंट होने के लिए, बोलता है कि हाँ ये 15 आर्टिकल हैं, जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर देते तब तक वो चीज़ होएगी, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे, 16 आर्टिकल थे जो पहले ही लागू कर दिए गए थे। अब बात करते हैं 368 के आर्टिकल, जो कि अमेंडमेंट प्रोसेस है जो पार्लियामेंट के द्वारा होते हैं, और अभी तक हमारे 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं अप्रॉक्स। एंड कॉन्स्टिट्यूशन जब ये अमेंडमेंट हो जाती है, जैसे कि 106 लेटेस्ट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इस नाम से जानेंगे, ठीक है। अमेंडमेंट क्या होती है कि उसके अंदर कुछ ऐसा लाना जो पहले नहीं था, अब हमने उसे दोबारा लिखा है उसके अंदर, तो वो चीज़ को अमेंडमेंट कहते हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडिया का ऐसा एक लौता कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि लेंथी और एक हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब लिखित में कॉन्स्टिट्यूशन, और सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। इसी के तहत हमारा जो चैप्टर है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया हो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।